तो बच्चों ये जो वीडियो है 11th केमिस्ट्री का सेकेंड वीडियो है, जिसके बारे में हम 4 नियमों के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। वीडियो एकदम सीक्वेंस से सहज, सरल और आसान भाषा में बताया जाएगा। देखिए वीडियो की गुणवत्ता ये है कि इसके जो दो नियम हैं वह तो आपके काफ़ी सरल और सहज हैं, लेकिन जो लास्ट के 2 नियम हैं, तीसरा और चौथा नियम, वह थोड़ा सा जटिल है। उसमें थोड़ा सा बच्चों को समझने में दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी मैं इस प्रकार से इस वीडियो को समझाऊंगा कि आपका एक भी कंसेप्ट, एक भी डाउट ऐसा नहीं बचेगा जो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में शेष रह जाए। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करें। तो इसका जो पहला नियम है वह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझते हैं, उसके बाद इसके लैंग्वेज को लिखेंगे, इसकी परिभाषा को लिखेंगे और उससे हम लिंक करेंगे। तो देखिए जैसे अगर हमें H2O अगर पानी का निर्माण करना है, किसका निर्माण करना है, पानी का अगर हमें निर्माण करना है तो हमें 2 चीज चाहिए, एक तो H चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, O चाहिए। एक तो H चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, O चाहिए। तो इसके लिए ऑक्सीजन का एक अणु लेते हैं, यानी O2 का एक अणु लेते हैं और दो अणु हाइड्रोजन के लेते हैं। 2 अणु किसके लेते हैं, हाइड्रोजन के लेते हैं। तो जो हमें प्राप्त होता है 2 मॉलिक्यूल में प्राप्त होता है H2O। दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल आपका है, जैसे हम ले लेते हैं CaCl2 और प्लस इसमें हम ले लेते हैं Na2SO4। एक हम पात्र ले लेते हैं, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एक पात्र ले लेते हैं और जिसमें इस पात्र में हम क्या करते हैं CaCl2 का एक विलयन ले लेते हैं। इसमें CaCl2 किसके रूप में है, विलयन के रूप में है, विलयन के रूप में है, यानी कि इस द्रव के रूप में है, घुला हुआ है, विलयन के रूप में है आपका CaCl2। अब इसमें एक बीकर के सहायता से, इसमें एक बीकर की सहायता से, एक बीकर में हम ले लेते हैं क्या, आपका Na2SO4 क्या ले लेते हैं, Na2SO4 ले लेते हैं। अब जब इसमें Na2SO4 को मिलाया जाएगा किसमें, CaCl2 के विलयन में, तो जो यहाँ पर उत्पाद बनेगा, वह क्या बनेगा, वह बनेगा आपका CaSO4 प्लस NaCl। क्या बनेगा, CaSO4 प्लस NaCl आपका उत्पाद प्रोडक्ट बनेगा। अब यह क्रिया देखिए कैसे होती है, इसका जो उत्पाद बना वह कुछ इस प्रकार से बना। इसमें देखिए इसके उत्पाद में जो विलयन में उपस्थित है, विलयन के रूप में उपस्थित है, वह आपका है NaCl। NaCl किस रूप में उपस्थित है, विलयन में उपस्थित है। तो NaCl विलयन के रूप में, ये घोल के रूप में उपस्थित है और जो CaSO4 जो है इसकी तली में क्या किया, बैठ गया। CaSO4 इसकी तली में बैठ गया। अब देखिए कविता का सार यहाँ क्या है। इस एग्जाम्पल को हमने लिया और इस एग्जाम्पल को लिया आपके सारे डाउट्स को दूर करने के लिए। आइए समझते हैं यहाँ पे देखिए क्या था, इस एग्जाम्पल को और इस एग्जाम्पल दोनों को मैच कराइएगा। यहाँ पे देखिए क्या था कि हमने क्या किया, ये आपका उत्पाद है, जिनको मिला करके कोई भी नई चीज का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं अभिकारक। उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक। और जो चीज अभिकारकों की क्रिया के पश्चात, अभिकारकों के रासायनिक क्रिया के पश्चात जो चीज हमें प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं उत्पाद। उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि किसी भी अभिकारकों का जो द्रव्यमान होता है वह उसके द्वारा बने उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। कैसे कि जैसे देखिए जितना अभिकारक का द्रव्यमान था उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का भी होगा। ऐसा नहीं है कि अभिकारक के मध्य रासायनिक क्रिया हुई तो इसका द्रव्यमान घट गया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे देखिए हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो इसका टोटल भार कितना हो जाएगा, 4 और प्लस
एक ऑक्सीजन का भार होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 32, और 32 और 4 कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ पे अगर देखें तो एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन के कितने अणु हैं 2 अणु हैं, 2 मॉलिक्यूल में है, इसलिए 2 अणु हैं, तो 16 गुना कितना हो जाएगा 32, और 32 4 कितना हो जाएगा 36। देखिए क्या है कि यहाँ 2 मॉलिक्यूल में गुणा में है ना, इस प्रकार से, तो H के भी साथ 2 का गुणा होगा, O के भी साथ 2 का गुणा होगा, तो H के 2 अणु हैं, एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है 1 होता है, हाइड्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान 1, और 2 अणु हैं तो 2 अणु का द्रव्यमान 2 हो जाएगा, 2 का 2 से गुणा होगा तो 4, 16 के O के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है 16, 16 का 2 में गुणा होगा तो 32, तो यानी कि इसका द्रव्यमान जितना है उतना ही द्रव्यमान इसका है। तो कहने का मतलब यह है कि कभी भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कैसे भी बनाई जाए, लेकिन उसके द्रव्यमान उसका जितना प्रारंभ में होगा, प्रारंभ में कहने का मतलब जितना द्रव्यमान अभिकारक का होगा उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का होगा। मतलब द्रव्यमान को ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। यहाँ पे क्या था कि जैसे देखिए Na2SO4 Ca2Cl2 के विलयन से क्रिया करके क्या बनाता है CaSO4 प्लस NaCl इस रूप में बनाता है। अब देखिए इस पूरे सिस्टम का जो भार था, इस पूरे सिस्टम का जो द्रव्यमान था, वह द्रव्यमान इस पूरे सिस्टम के बराबर होगा, यानी कि इसका द्रव्यमान इसके द्रव्यमान के क्या होगा बराबर होगा। यह एग्जाम्पल हमने क्यों लिया है, क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि जो कि आपको ऐसे समझा देंगे कि हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन यहाँ भी है, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन यहाँ भी है, तो इसलिए दोनों द्रव्यमान दोनों का क्या है संरक्षित है, ना तो द्रव्यमान कम हो रहा है और ना ही ज़्यादा हो रहा है। लेकिन यह मेथड गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यह रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर निर्भर करता है। रासायनिक अभिक्रिया का जितना द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान हमें उत्पाद बनने के बाद भी प्राप्त होगा। ये नहीं है कि इनके अणुओं की संख्या बराबर है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। हाँ, यह है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए अगर अणुओं की संख्या समान नहीं होगी तो द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहेगा, कम या ज्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पर यह कहना उचित नहीं है कि यहाँ जितने अणु हैं उतने ही अणु यहाँ हैं इसलिए द्रव्यमान बराबर है। यहाँ पे द्रव्यमान बराबर है इसलिए यहाँ पे जितने अणु हैं उतने ही अणु यहाँ पे हैं। चूंकि द्रव्यमान बराबर होने के लिए अणुओं का समान होना क्या है आवश्यक है। द्रव्यमान बराबर होने के लिए अणुओं का समान होना क्या है आवश्यक है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि अणुओं की संख्या बराबर है इसलिए द्रव्यमान बराबर होगा। अणुओं की संख्या यहाँ जितनी है वही उतनी ही संख्या अणुओं की यहाँ है इसलिए द्रव्यमान बराबर है, ऐसा नहीं है। द्रव्यमान दोनों का बराबर है, यहाँ और इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान। अभी हमने देखा ना, इसका द्रव्यमान कितना है 36 है, इसका द्रव्यमान कितना है 36 है। द्रव्यमान बराबर होने के कारण अणुओं की संख्या बराबर है, ना कि अणुओं की संख्या बराबर होने के कारण द्रव्यमान। तो इस प्रकार से हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम की परिभाषा पढ़िए कि इस नियम इसके अनुसार यानी कि इस द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, यानी ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ये चीज तो आप समझ गए कि जितना द्रव्यमान यहाँ है उतना ही द्रव्यमान यहाँ है, यानी द्रव्यमान संरक्षित है। ना तो कहीं से इसको नष्ट कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, और ना ही कहीं से उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि ना ही इसके द्रव्यमान को हम बढ़ा सकते हैं। अगर अन्य शब्दों में देखा जाए तो ब्रह्मांड में उपस्थित कुल द्रव्य की मात्रा, ब्रह्मांड में उपस्थित कुल द्रव्य की मात्रा क्या होती है? संरक्षित रहती है, चाहे उसके वितरण में कुछ भी परिवर्तन किया गया हो। ब्रह्मांड में उपस्थित द्रव्य की कुल मात्रा अपरिवर्तित रहती है, चाहे उसके वितरण में कुछ भी परिवर्तन किया गया हो, चाहे उसके अणुओं को कैसे भी बांटा गया हो, चाहे बांट करके अलग कर दिया गया हो, चाहे मिला करके एक ही कर दिया गया हो, उसका वितरण किसी भी प्रकार से किया गया हो, लेकिन उनकी जो कुल मात्रा होती है, कुल मात्रा यानी कुल द्रव्यमान जो होता है वह क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। जितना द्रव्यमान इसका है उतना ही द्रव्यमान इसका भी होगा। यही है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आपका अगले क्रम में जो दूसरा नियम है वह है रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम, यह नियम क्या कहता है? जैसे आपके पास कोई आपका जल का अणु है H2O, अगर H2O के
H2O यानी पानी में क्या क्या है, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु। अब इन दोनों अणुओं के अगर अनुपात की बात करें तो अगर इनके अणुओं की अनुपात की बात करें तो हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 अणु हैं, ऑक्सीजन के 1 अणु हैं, तो इसका अनुपात कितना हुआ, 2:1 का अनुपात हुआ। अगर इनके अणु भारों का अनुपात हम देखें तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन की अणु भार कितना होता है, ऑक्सीजन का 16, 2 1 कम 2 और 2 8 दूना 16, 1:8 इसका 8 आया किसके हिसाब से, द्रव्यमान के हिसाब से, और 2:1 आया किसके हिसाब से, इसके अणुओं के हिसाब से। जैसे ठीक उसी प्रकार अगर हम H2 और O2 को देखें तो H2 अगर इसका अनुपात अगर अणुओं के हिसाब से देखें तो 2 अनुपात कितना है, 2 है, यानी 1 संबंध 1 का अनुपात है किसके हिसाब से, अणुओं की संख्या के हिसाब से। अगर इसके द्रव्यमान के हिसाब से देखें तो 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 2 और 2 ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 32, 1 अनुपात कितने का आ रहा है, 16 का अनुपात आ रहा है। जैसे अगर अमोनिया की बात करें, NH3 की बात करें तो N के कितने हैं, 1 अणु हैं और H के कितने हैं, 3 अणु हैं, तो 1 अनुपात कितना आ रहा है, 1:3 का अनुपात आ रहा है। अब देखिए ये जो रासायनिक संयोग का नियम है वह कहता है कि जैसे अगर हम जल की बात कर रहे हैं तो जल आप चाहे अमेरिका में बनाएं, चाहे इंग्लैंड में बनाएं, चाहे भारत में बनाएं, चाहे पाकिस्तान में बनाएं, कहीं भी बनाएंगे तो उनके अणुओं का जो अनुपात होगा वह क्या होगा, बराबर ही आएगा। चाहे इंडिया का बना हुआ जल हो तो भी 2:1 होगा, अमेरिका का बना हुआ जल होगा तो उसका भी अनुपात 2:1 का होगा। अगर अमेरिका का बना आपका H2O2 होगा, अमेरिका का बना अगर हाइड्रोक्साइड होगा, हाइड्रोक्साइड H2O2 होगा तो उसका भी अनुपात 1:2 का होगा। भारत का अगर होगा तो उसका अनुपात भी उतना ही होगा। NH3 अमोनिया चाहे भारत की बनी हो, चाहे अमेरिका की बनी हो, चाहे ब्रिटेन की बनी हो, चाहे भूटान की बनी हो, उसका हमेशा अगर अमोनिया है तो उसके अणुओं का अनुपात कितना आएगा, 1:3 आएगा। आइए लैंग्वेज को पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस नियम के अनुसार, इसके अनुसार किसी भी रासायनिक यौगिक का संगठन, किसी भी रासायनिक यौगिक का संगठन, किसी भी रासायनिक यौगिक का संगठन निर्माण की विधि पर निर्भर नहीं करता। चाहे भारत में बनाई गई हो, चाहे पाकिस्तान में, चाहे कैसे भी निर्माण किया गया हो, लेकिन अगर जल है तो उसका अनुपात कितना होगा, 2:1 का ही होगा। अगर हाइड्रोक्साइड अगर है तो उसके अणुओं का अनुपात 1:1 ही होगा। अगर अमोनिया है तो उसके अणुओं का अनुपात 1:3 भी होगा। आगे पढ़िए कि अर्थात किसी भी यौगिक में उनके तत्वों का अनुपात जो है समान रहता है। चाहे कहीं भी बनाया जाए उसके निर्माण की विधि पर निर्भर नहीं करता। प्रत्येक दशा में चाहे कैसे भी करके निर्माण किया गया हो, किसी भी विधि का उपयोग करके निर्माण किया गया हो, लेकिन अगर जल है तो उसके अणुओं का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। यानी 2 संबंध 1 का ही रहेगा, 2:1 ही आएगा उसका अनुपात, चाहे वे किसी भी विधि से निर्मित किए गए हों, चाहे वह किसी भी नियम को लगा करके निर्मित किए गए हों। तो रासायनिक संयोग का नियम सीधा सीधा अगर मोटे लैंग्वेज में समझे तो ये कहता है कि चाहे किसी भी अणु को हम किसी भी प्रकार से बना ले, लेकिन उसके अणुओं का जो अनुपात है वह सदैव बराबर रहेगा, चाहे वह किसी भी विधि से निर्मित किए गए हों। तो ये रहा आपका रासायनिक संयोग के नियम। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए अगर जल आपका अमेरिका बनाता है तो उसमें भी हाइड्रोजन के 2 अणु होंगे, ऑक्सीजन के 1 अणु होंगे। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलेगा तभी जल का निर्माण होगा, चाहे वह इंडिया का हो चाहे अमेरिका का हो। तो निर्माण की विधि कुछ भी हो, जो जल का अनुपात रहेगा वह हमेशा समान रहेगा, चाहे वह किसी भी विधि से निर्मित किया गया हो। यही आपका है रासायनिक संयोग के नियम। तो इस तरह से हम रासायनिक संयोग के नियम को समझ सकते हैं। अगले क्रम में जो नियम नंबर 3 है वह है गुणित या बहुल अनुपात का नियम। यह नियम क्या कहता है, आइए इसके लैंग्वेज के साथ साथ एक एग्जाम्पल को लेते हैं जिसके द्वारा आपके सारे डाउट क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। यह कहता है कि इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व A तथा B, आपके कितने तत्व हैं, 2 तत्व A तथा B हैं, आपस में संयोजित होने पर, A तथा B संयोजित होने पर एक से अधिक यौगिक का
यौगिक बनाते हैं। जैसे अगर आपका एक ए है और एक क्या है बी है, ए के जगह पे हम मान ले रहे हैं एच है और बी के जगह पे क्या है ओ है, ए के जगह पे एच है और बी के जगह पे क्या है ओ है, और दोनों क्या होते हैं आपस में संयोजित होकर एच और ओ दोनों आपस में अगर संयोजित होंगे तो ये देखिए H2O भी बनाएंगे और H2O2 भी बनाएंगे। तो दोनों संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक, एक तो आपका H2O हो गया और दूसरा H2O2 जल तथा हाइड्रोक्साइड, तो दो या एक से अधिक यौगिक जब बनाते हैं तो B के भार जो A के निश्चित भारों से संयोजित हैं। अब देखिए जैसे अगर हम H2O की बात करें तो इसके भारों का अनुपात अगर देखें तो हाइड्रोजन के दो अणुओं का भार कितना है 2 होता है। अनुपात अगर इसका देखें ऑक्सीजन के एक अणु का अनुपात कितना होता है 16 होता है। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोक्साइड H2O2 को अगर देखें तो हाइड्रोजन H2 का जो अणुभार होगा 2 होगा और ऑक्सीजन का जो अणुभार होगा वह 16 होता है, लेकिन दो हाइड्रोजन है तो 16 दूना कितना होगा 32 होगा। इन दोनों अणुओं का अणुभारों का अनुपात तो यहाँ कह रहा है कि तो B के भार जो A के निश्चित भारों से संयोजित हैं। जैसे देखिए क्या है, जैसे देखिए अगर हम H2O के अनुपात को देखें तो H2 इसके 2 अनुपात और इसका अनुपात 16, अगर H2O2 का अनुपात देखें तो 2 अनुपात कितना है 32 है। तो यानी कि यहाँ पे देखिए दोनों जो B है, B का मतलब क्या है O है, तो जो B के भार यानी कि कितना 16 जो कि A के निश्चित भारों से संयोजित हैं। देखिए हमने कहा था आपको कि जो तीसरा और चौथा 2 नियम हैं वह थोड़ा सा आपको कठिन लगेंगे, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा कि देखिए कहता है नियम कि जब दो तत्व A और B आपस में क्या होते हैं संयोजित होते हैं, संयोजित होकर के जब दो एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो B के भार यानी किसका भार O का भार जो A के साथ निश्चित भारों से संयोजित है, एक A का मतलब क्या H, हाइड्रोजन के का भार 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, यानी कि दोनों जगह क्या है निश्चित भारों से संयोजित है। यानी ये भी 16 2 से जुड़ा हुआ है और यह भी 32 2 से जुड़ा हुआ है, तो संयोजित होते हैं तो उनके पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं, उनके क्या होते हैं पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। यानी कि जब इस 32 और 16 का अनुपात निकाला जाएगा, यानी कि यहाँ पे 16 और 32 का अनुपात जब निकाला जाएगा तो इसका अनुपात कितना आएगा 1:2 आएगा, यानी उनके पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। उनके पूर्णांकों के अनुपात में होने का मतलब एक पूरी संख्याओं के अनुपात में होते हैं। यही आपका क्या है गुणित या बहुल अनुपात का नियम, जो कि कहता है कि यदि दो तत्व आपके ऐसे हैं जो आपस में क्या करते हैं संयोग करके एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, एक से अधिक यौगिकों का क्या करते हैं निर्माण करते हैं, जिसमें अगर निर्माण करते हैं तो B का जो अणुभार है, B के जो अणुभार हैं, B के अणुभार क्या क्या है, एक का कितना है 16, दूसरे का कितना है 32, जो कि A के निश्चित अणुभारों से जुड़े हुए हैं। 16 यहाँ 2 से भी जुड़ा हुआ है, 32 भी किससे जुड़ा हुआ है 2 से जुड़ा हुआ है, यानी दोनों ही क्या है एक निश्चित अणुभारों से क्या हुए हैं जुड़े हुए हों। तो जब दोनों क्या करते हो निश्चित अणुभारों से क्या हो जुड़े हुए हों तो उनका अनुपात, उनका कहने का मतलब क्या है B का जो अनुपात है, B का जो अनुपात है एक पूर्णांक के अनुपात में होता है, पूर्णांक के अनुपात में होता है, यानी पूर्ण संख्या के अनुपात में होता है। यही आपका है गुणित या बहुल अनुपात का। तो अगर इसके जगह पे अगर हम एक दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे A के जगह पे हम ले लेते हैं C और B के जगह पे ले लेते हैं O, और C और O जब मिलेंगे तो एक तो आपका बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा बनेगा आपका CO2। अगर CO का अनुपात हम देखें, C का अणुभार होता है 12 और O का अणुभार होता है 16, यह किसका है CO का है। CO2 का अगर देखें तो C का 12 और O के 2 अणु हैं तो 16 गुना कितना हो जाएगा 32, ये आपका कितना है CO2 है। अब देखिए नियम ये कहता है कि A और B दो तत्व आपस में संयोजित होकर अगर 2 या 2 से अधिक तत्वों का निर्माण करते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों का निर्माण करते हैं तो B के जो अणुभार हैं A के निश्चित अणुभारों के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ O है, O का कितना है 16, यह 16 किससे जुड़ा हुआ है 12 से,
O2 का कितना है 32, और यह भी O2 किससे जुड़ा हुआ है 12 से। इसमें B का मतलब क्या हुआ O है, और इसमें B का मतलब क्या हुआ O2 हुआ। अब ये जो B है एक निश्चित अणुभार के साथ जुड़ा हुआ है, यानी यह भी 12 के साथ जुड़ा हुआ है, यह भी 12 के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा है तो B के जो अणुभारों का अनुपात होगा, B के जो अणुभारों का अनुपात होगा 16 अनुपात जो 32 होगा, तो 16 एकम 16, 16 दूना 32, वह एक क्या होगा पूर्णांकों के रूप में ही होगा। यही आपका है गुणित अनुपात का नियम। जब A व B दो तत्वों आपस में संयोजित होकर दो या दो से अधिक अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो B के जो अणुभार हैं वह A के निश्चित अणुभारों के साथ जुड़े हुए हों, तो जो B के अणुभारों का जो अनुपात है वह हमेशा एक पूर्णांक के रूप में ही होगा, यानी अनुपात हमेशा एक पूर्ण संख्या के ही रूप में होगी। यही आपका है गुणित अनुपात का नियम। अब लास्ट क्रम जो सबसे कठिन लगता है बच्चों को, वह चौथा आपका, आइए चौथे नियम को देखते हैं। तो अगले क्रम में जो चौथा आपका नियम है, इस वीडियो का जो लास्ट नियम है व्युत्क्रमानुपात का नियम, यानी व्युत्क्रम अनुपात का जो नियम है वह कहता है, सबसे पहले लैंग्वेज को पढ़िए, लैंग्वेज के साथ साथ मैं एग्जांपल को बताऊंगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो इसके अनुसार दो या दो से अधिक पदार्थों के भार, दो या दो से अधिक पदार्थ, पहले पदार्थ को ले लेते हैं H और O, इनके भार जो रासायनिक रूप से किसी अलग अलग किसी तीसरे पदार्थों के समरूप भारों से क्रिया करते हैं। ये दोनों अलग अलग, यह अलग और यह अलग, किसी तीसरे यानी कि C से किसी तीसरे के अणुभारों से क्या करता है आपस में क्रिया करता है। तो जब CH से क्रिया करेगा तो यह बनाएगा CH3, CO से क्रिया करेगा तो बनाएगा CO2। ये दोनों जो आपस में क्रिया करते हैं, तो जैसे इसका अणुभार कितना है, इसका CH3 का अगर देखा जाए तो C का 12 और H का कितना है CH4 बनाता है, तो H4 एक हाइड्रोजन का एक, तो 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 4, यह किसका है CH4 का है। अब CO2 का निकालें तो C का 12 और O2 का कितना हो जाएगा 32, ये आपका है CO2 का। तो इनके जो परस्पर अणुभार हैं, इनके जो परस्पर अणुभारों का अनुपात है, यानी 4 अनुपात कितना है 32 है, जो कि क्या है एक दूसरे के समान समरूप अणुभारों से क्रिया कर रहे हैं। पढ़िए यहाँ पे, जो कि तीसरे पदार्थों के समरूप भारों से जो क्रिया कर रहे हैं, उनका अणुभार वे परस्पर क्रिया करने वाले भार ही होते हैं। परस्पर क्रिया, इसकी परस्पर क्रिया कराएं, अगर हम इसकी परस्पर क्रिया कराएं तो H और O क्रिया करके क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, H2O बनाते हैं। H और O आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। अब इसके अणुभार को देखें तो H के कितने अणुभार हो जाएंगे 2, और O का कितना हो जाएगा, O का हो जाएगा 16, यानी इसका अगर इसका अनुपात देखें तो एक संबंध कितना हो जाएगा 8 का, और यहाँ पे देखें तो 4 एक कम 4, 4 अट्ठे 32, यानी कि इसका अणुभार और इसका अणुभार या तो वे वही भार ही होते हैं, यानी कि या तो एग्जैक्टली दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं, या उनके सरल अनुपात में होते हैं, उनके सरल अनुपात में होते हैं। ये जो नियम है यह थोड़ा सा टिपिकल तो है ही, लेकिन मैं आपको 3 बार नहीं 4 बार नहीं 5 बार समझाऊंगा, बशर्ते आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये नियम देखिए, ये कहता है कि दो अलग अलग पदार्थ, दो पदार्थ जो कि क्या हो, दो या दो से अधिक पदार्थों के भार, इनके भार जो कि किसी तीसरे पदार्थों के अलग अलग भारों से क्रिया करते हैं, यानी यह क्रिया इसे अलग करेगा, यह क्रिया इसे अलग करेगा, यह क्रिया जब इसके साथ करेगा तो CH4 बनाएगा, और यह क्रिया जब इसके साथ करेगा तो CO2 बनाएगा, जो कि अलग अलग अणुभारों के साथ क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के पश्चात जो कि क्या होते हैं एक दूसरे के समरूप भारों से जुड़े होते हैं, जो कि एक दूसरे से क्या है समरूप भारों से जुड़े हुए हों। जैसे कि इसका जो 4 है वह भी 12 से जुड़ा हुआ है, और इसका जो 32 है वह भी 12 से जुड़ा हुआ है, यानी कि दोनों समरूप
भारों से जुड़े हुए हैं, तो इन समरूप भारों का अनुपात, इन समरूप भारों का जो अनुपात निकल करके आ रहा है वह अनुपात इन दोनों के कौन पदार्थों, जिन पदार्थों की क्रिया हुई है उन दोनों पदार्थों के अणुभारों का अनुपात ही होते हैं या उनके भार ही होते हैं। परस्पर क्रिया करने वाले पदार्थ यही दोनों है ना, तो परस्पर क्रिया करने वाले भार ही होते हैं, यानी इनकी जब क्रिया कराई जाएगी तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो H का अनुपात 2, O का अनुपात 16, आया कितना, 1:8। और यहाँ भी कितना आया था, 1:8। तो दो पदार्थ जो कि तीसरे किसी अलग अलग पदार्थों, जो कि किसी तीसरे अलग अलग अणुभारों के साथ क्रिया करते हैं, अलग अलग किसी तीसरे समरूप अणुभारों के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, उनका अनुपात उनके परस्पर क्रिया करने वाले अनुपात के भार के बराबर होते हैं, या उनका भार ही होता है या सरल अनुपात में होता है। अगर एग्जैक्टली सेम नहीं आया तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सरल अनुपात में होंगे। हालांकि यहाँ तो एकदम एग्जैक्टली ही आ चुका है, समान ही आ चुका है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से बेहतरीन ढंग से आपका क्या हो सकेगा, क्लियर हो जाएगा। अब दूसरे एग्जांपल में अगर हम सल्फर को ले लें और ऑक्सीजन को ले लें, अगर दो पदार्थ जो कि तीसरे पदार्थ मान लेते हैं कॉपर, Cu के साथ अलग अलग अभिक्रिया करते हैं, Su Cu के साथ अभिक्रिया करता है, S Cu के साथ अभिक्रिया करता है तो Cu S बनाता है, O Cu के साथ अभिक्रिया करता है तो Cu क्या बनाता है, O बनाता है। तो देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी तीसरे पदार्थ के अलग अलग भारों के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो इसके साथ यह क्रिया किया तो CuS बनाया, इसके साथ जब यह क्रिया किया तो CuO बनाया। अब आगे कहता है कि इसके जो अणुभारों का अनुपात होगा जो कि एक निश्चित अनुपात में जुड़े हो। देखिए Cu का जो होता है 68.5 होता है, Cu का अणुभार कितना होता है, 68.5 होता है, और S का जो सल्फर का जो होता है, सल्फर का 32 होता है। तो यह किसका हुआ, CuS का हुआ। अब अगर इसका देखें CuO का देखें तो Cu का कितना होता है, कॉपर का होता है 68.5 और O का कितना होता है 16। तो ये किसका हुआ, CuO का हुआ। तो ये भी देखिए यह भी 32 68.5 से जुड़ा हुआ है, यह भी 16 68.5 जुड़ा हुआ है, यानी कि दोनों किसी समरूप अणुभारों के साथ समान अणुभारों के साथ ये दोनों क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा यानी 32 अनुपात कितना 16, तो 16 दूना होता है 32, तो 2 अनुपात कितना आया, 1 आया। 2 अनुपात कितना आया, 1 आया। तो इसके साथ जो परस्पर क्रिया करेगा सल्फर O के साथ अगर परस्पर क्रिया करता है तो क्या बनाता है, SO2 बनाता है। तो S का कितना और O का कितना होता है 16, तो 16 दूना कितना हो जाएगा 32। तो ये एक संबंध कितना आया, एक अनुपात कितना आया, 1 आया। तो यानी कि इसमें भी देखिए, इसमें तो क्या था, एग्जैक्टली दोनों में बराबर आ गया था, लेकिन इसके बराबर अगर नहीं आया तो इसके सरल अनुपात में होते हैं। देखिए जब दो पदार्थों के अणुभार किसी तीसरे पदार्थ के अलग अलग अणुभारों से क्रिया करते हैं तो उनका जो अणुभार होता है, उनका जो अणुभारों का अनुपात होता है, उनके परस्पर क्रिया करने वाले अणुभारों के भार ही होते हैं या सरल अनुपात में होते हैं। तो या भार ही होते हैं या सरल अनुपात में होते हैं। देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी तीसरे पदार्थ के समरूप भारों से आपस में क्रिया करते हैं तो उनका अनुपात जो है उनके परस्पर क्रिया करने वाले अनुपात के ही भार होते हैं या उनके सरल अनुपात में होते हैं। तो यह आपका रहा व्युत्क्रमानुपात का नियम। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। और ये वीडियो कैसी लगी, 2 मिनट का समय आप जरूर निकालिएगा इस वीडियो के लिए और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर ये वीडियो हमें कैसी लगी। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं और मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।